हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ह्यूमैनिटीज़ हब। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सब लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस बार के बोर्ड्स हैं उनके लिए तो ये साल थोड़ा थोड़ा टेंशन वाला रहेगा, लेकिन नो टेंशन, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। हम लोग अब समर वेकेशन भी हो गई हैं, तो हमें इन्जॉयमेंट के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है, उसको रेगुलरली पढ़ते रहना है, ठीक, ताकि हमारी प्रिपरेशन भी होती रहे और अपने वेकेशन को एंजॉय भी करते रहें। ठीक, तो बस ये है कि हमें टेंशन नहीं लेनी है। अगर टेंशन लेंगे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, ना ही एंजॉयमेंट और ना ही पढ़ाई। ठीक, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हड़प्पा के टाइम पर जो लोग होते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कैसे ये पता किया कि सोशल डिफरेंसेस कैसे, मतलब कौन से लोग एलीट क्लास के हैं और कौन से पुअर क्लास के हैं। ये चीज़ उन्होंने कैसे पता कि जो ब्यूरियल्स थे, जो कब्रें दफनाई गई थी, जो कब्र में लोग दफनाए गए थे, उसको एक्सकेवेट किया गया और उसमें जो ऑर्नामेंट्स मिली, ज्वेलरी मिली, जो क्लोथ्स मिले, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पता किया कि कौन से लोग रिच क्लास से हैं और कौन पुअर क्लास से हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, लग्जरीज के आइटम पढ़े थे कि गोल्ड मिला था, सिल्का मिला था, गम मिला था। तो ये सब चीज़ें क्या थी? लग्जरीज आइटम थे। एक ऑर्नामेंट मिली थी, बीड्स मिली थी। इस सब चीज़ों से हमने ये पता किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया था, एक सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट मतलब क्या है? शिल्पकारी, मतलब हाथों से बनी हुई चीज़। तो वो कौन कौन सी साइट्स पे मिली हमें और क्या क्या चीज़ें मिली, कौन कौन से मटेरियल मिले, तो आज हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्राफ्ट मतलब क्राफ्ट वाली चीज़ें, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे वो बीड्स की बनी हुई ज्वेलरी हो, ऑर्नामेंट्स हो, एनीथिंग, वो सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारे क्राफ्ट की प्रोडक्शन में आती है। तो कौन कौन सी जगहों पे मिली थी वो? जैसे प्लेसेस में दो कौन साइट्स पे मिली थी? तो चान्होदारो और लोथल, ये लार्ज अर्बन सेंटर्स थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के। ठीक है, जहाँ पे हाथों से बनी हुई शिल्पकारी का काम होता था, उसके सबसे बड़े सेंटर्स जो थे वो कौन से थे? चान्होदारो और लोथल। ठीक, नागेश्वर एंड बालाकोट, उसमें कहा किस चीज़ के लिए? शेल, जो छोटे छोटे शेल मिलते हैं ना, आप देखते हो, आप कभी भी जब कोस्टल एरियाज में, समुद्री एरियाज में जाते होंगे तो आपको वो चीज़ें मिलती हैं। तो शेल के बने हुए ऑब्जेक्ट स्पेशलाइज वहाँ पे होते, मतलब वहाँ पे इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया गया था, इसीलिए वो महत्वपूर्ण माना जाता है। शेल की बनी हुई चीज़ से वहाँ पे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, मतलब इसी चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, और धोलावीरा स्पेशलाइज्ड इन ड्रिल्स। ड्रिल्स मतलब होता है कि जो ड्रिल्स मतलब ये होता है जब जो क्या बोलते हैं, क्राफ्ट की चीज़ें जो होती हैं उसमें स्पेशलाइजेशन, मतलब उसमें अभ्यास, प्रैक्टिस जो होती थी वो कहाँ होती थी? धोलावीरा में। ठीक है, जो भी क्राफ्ट वर्क होता था, उस जब लोग स्टार्टिंग करते थे अपने काम की, तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ करते थे? ढोला में, स्पेशलाइज्ड इन ड्रिल्स, इनको सिखाया जाता था। यहाँ पे क्या थे? ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे। अब ये हमें देखना है कि कौन से मटेरियल वहाँ पे मिला, कौन कौन से मटेरियल के एविडेंस मिले हमें वहाँ पे। तो कालीनियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, शेल, पेंस, स्टेटाइट के बारे में तो आपने देखा ही था कि वहाँ से बनी हुई मोहर मिलती थी जो, ठीक है, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, टेराकोटा मड थी। तो ये सब मटेरियल हमको वहाँ पे एज अ एविडेंस मिले। शेप्स जैसे हमने जानते हैं ना, रेक्टेंगल, क्यूब, स्क्वायर, तो वहाँ पे कौन कौन से शेप्स हमको देखने को मिले, इनके एविडेंस मिले। जैसे डिस्क, जो पहले आपने देखा होगा डिस्क आती थी, ये 90s के टाइम पे, जो हम लोग सीडी जो होती थी या डीवीडी होती थी, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते थे ना। तो उस शेप की चीज़ें देखने को मिली, सिलेंड्रिकल शेप की चीज़ें देखने को मिली, स्फेरिकल, बैरल शेप और सेगमेंटेड पार्ट्स में डिवाइड। तो ऐसे ये हमें क्या क्या पता चला कि चान्होदारो, लोथल लार्ज अर्बन सेंटर थे जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। नागेश्वर, बालाकोट शेल के लिए फेमस था, यहाँ पे इसका वर्क बीड्स है, ठीक है, इन सब चीज़ों से, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों के लिए ये फेमस था। धोलावीरा, जहाँ पे लोग आते थे, सीखते थे कि कैसे हम क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये सब मटेरियल मिले, कारीगर, जैस्टर, गोल्ड, कॉपर, ये सब हमें हड़प्पा के टाइम पे साइट से, अलग अलग साइट से ये सारे मटेरियल मिले।
ठीक। अब कौन कौन से शेप्स मिले, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप, सेगमेंटेड, ये हमें उस समय शेप देखने को मिले। तो अभी ये तो हमने पढ़ा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था, कौन कौन से शेप्स मिले, कौन कौन से मटेरियल मिले। अब हमें देखना है कि जो बीड्स बनती थी उनके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे। जैसे बीड्स हुई या ज्वेलरी हुई, उसके लिए कैसे टेक्निक यूज़ करते थे ताकि वो बीड्स को बना सके, क्रिएट कर सके। ठीक। तो सम बीड्स आर मोल्डेड ऑफ अ पेस्ट पाउडर विद स्टेटाइट। ठीक है, जो स्टेटाइट होता था, वो जो स्टोन होता था उसका, वो काफ़ी सॉफ्ट होता, उसको हाथ इजीली अपने हाथों से मोल्ड कर देते थे। तो जो वो स्टोन होता था स्टेटाइट, उसको वो मोल्ड करते थे और डिफरेंट बीड को क्रिएट करते थे। अब नेक्स्ट क्या है, कार्निलियन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो कार्निलियन मटेरियल होता था वो क्या करते थे, एक येलो कलर का रॉ मटेरियल होता था, उसको वो लोग फायर में जलाते थे, पिघलाते थे और उससे कार्निलियन मटेरियल बनता था, जिससे वो डिफरेंट स्टेज पर जाके डिफरेंट, मतलब जो उससे बीड्स बनती थी उनकी डिफरेंट स्टेजेस होती थी। और ये जो बीड मेकिंग होती थी वो कैसे कंप्लीट होती थी, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड विद प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट में उसको जब वो मटेरियल क्रिएट हो जाता था तो वो लोग बीड्स बनाते थे, फिर उसको अच्छे से ग्राइंड करते थे, फिर उसकी पॉलिश होती थी और फिर ड्रिलिंग, मतलब उसको एक शेप देने के लिए उसको ड्रिल करते थे। ठीक, तो ये तो टेक्निक्स हो गई जो हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते थे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एक बात और कि ये जो रॉ मटेरियल, मतलब जो टेक्निक्स के जो हमको एविडेंसेस मिले, कैसे पता चला कि हाँ उस समय ये टेक्निक यूज़ करी जाती थी, इस तरह से बीड मेकिंग होती थी या फिर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते, ज्वेलरी बनाई जाती थी, इसके एविडेंसेस हमें कैसे पता चले कि ये सब होता था। तो आइडेंटिफाइंग सेंटर्स, रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक, जो सेंटर्स मिले थे, अर्बन सेंटर्स जो मिले थे, वहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को और कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे कुछ जो काम अधूरा रह गए थे, इनकम्प्लीट रह गए थे, ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिले थे। तो ये एविडेंसेस मिले थे कि हाँ इन टेक्निक्स का यूज़ होता था फॉर बीड मेकिंग। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि हड़प्पा में टेक्निक कौन कौन सी यूज़ की गई थी बीड्स को बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटीरियल, मतलब कि प्रोक्यूरिंग स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटीरियल, मतलब जो मटेरियल बनाने के लिए जो या फिर बीड्स बनाने के लिए आप कह सकते हैं, जो मटेरियल आता था वो कैसे वो लोग खरीदते थे, कहाँ से खरीदते थे, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ को वो यूज़ करते थे। तो देखिए, मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट ना, अब कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट से मटेरियल आता था। नागेश्वर और बालाकोट से आता था शेल मेकिंग का मटेरियल यूज़ होता था वहाँ पे, मतलब नागेश्वर और बालाकोट में शेल अवेलेबल हो जाता तो वहाँ से वो मटेरियल ख़रीदा जाता था। ठीक, शौतुघई से क्या खरीदा जाता था, लैपिस लूली। ठीक है, लैपिस लूली क्या है, लैपिस लजूली। ठीक है, लैपिस लजूली क्या है, एक ऐसा ब्लू स्टोन है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो वो कहाँ से खरीदा जाता था, शौतुघई से। लोथल साइड से क्या खरीदते थे, सोर्सेज ऑफ कार्निलियन। लोथल से कार्निलियन के सोर्सेज मिलते थे, मतलब वहाँ पे जिस रॉ मटेरियल को फायर में बर्न करके कार्निलियन बनता था, वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता था, लोथल से। राजस्थान से हमें मेटल मिल जाता था। ठीक, सेंडिंग एक्सपेडिशन वॉज अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल खेती रीजन। ठीक है, कुछ पैसा भेजा भी जाता था कि मतलब वो पैसे देते थे कि रॉ मटेरियल को वो मंगा सकें। ठीक है, ये क्या स्ट्रेटजी है कि हम पैसा देकर रॉ मटेरियल को मंगाते थे। ठीक, तो ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया गया कि प्रोक्योरिंग, मतलब मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, ख़रीदने के लिए। खेती रीजन में क्या था, राजस्थान किसके लिए जाना जाता था, कॉपर के लिए। ठीक है, राजस्थान कौन सी साइड थी जिसको कॉपर के लिए जाना जाता था। इसके अलावा ये लोग डिफरेंट ज़मीन से, मतलब जहाँ से जिन ज़मीनों से अलग अलग मटेरियल मिलता था उनके कांटेक्ट में भी रहते थे। देखिए, जैसे अभी तो हमने देखा कि रॉ मटेरियल लोग कैसे खरीदते थे, कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करते थे। ठीक है, कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। ठीक है, अलग अलग ज़मीनों के कांटेक्ट में रहते थे, मैं देखते थे कहीं ज़मीन का कांटेक्ट में रहते थे। कॉपर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान।
ठीक है। कॉपर कहाँ से लाया जाता था? ओमान साइड से मिलता था। ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल। निकल एक तरह का मटेरियल है, तो किससे बनता था? ओमानी कॉपर से मिलके, और मतलब एंड हड़प्पन आर्टिफिकेट जो आर्टिफैक्ट्स होते थे, ठीक है, जो कलाकृतियाँ होती थी वो किससे होती थी? ओमानी कॉपर से बनी होती थी, जिसके जो निकल टाइप का मटेरियल बनता था, और ट्रेसेस उसके मिले, ठीक है, एविडेंस हमें मिले उसके, सजेस्टिंग कॉमन ओरिजिन, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि वो उसका जो ओरिजिन है वो क्या है? ओमान का है। कॉपर हमें कहाँ से मिलता है? ओमान से मिलता है। वो किससे पता चलता है? जो हड़प्पा साइट में जो आर्टिफैक्ट निकल था, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि कॉपर का ओरिजिन क्या था? ओमान था। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड इन ओमान साइट, ठीक है। तो क्या मिला? एक वहाँ पे डिफरेंट तरीके के वेसल मतलब बर्तन मिलते थे देखने को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मिला? जार मिला, एक बहुत बड़ा लार्ज हड़प्पन जार मिला, जो किससे? एक मोटी लेयर से मतलब एक मोटी लेयर से कोटेड था, बना हुआ था, लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, ठीक, ब्लैक क्ले मड से बना हुआ था। एक जार था जिसपे मोटी क्ले से वो बना हुआ था। हैज़ बीन फाउंड इन ओमान साइट्स, ठीक है। ब्लैक क्ले भी कहाँ मिला था? ओमान साइट्स पे। तो ये क्या है कि जो उन्होंने इसके लगे कुछ साइट्स पे अलग अलग तरह की टेक्निक्स, जो स्ट्रेटजीज इन्होंने यूज़ की सामान को, मटेरियल खरीदने के लिए। उसके अलावा मतलब जो मटेरियल था वहाँ, और उसके लिए अलग अलग लैंड्स भी वो लोग कॉन्टैक्ट में रहते थे। इसके अलावा मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू कॉपर कॉइनिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगध, ठीक है। जो मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट मिले थे हमें, उससे ये पता चलता है कि जो कॉपर के जो कॉइन्स होते थे, ठीक है, वो कहाँ से, किस रीजन से आते थे? वो मगध से आते थे। ये किससे हमें पता चलता है? मेसोपोटामियन टेक्स्ट के थ्रू हमको ये बात पता चलती है। कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल। जहाँ से हमें कॉपर मिला मेसोपोटामिया में, वहीं से हमें निकल के ट्रेसेस भी मिले। हड़प्पा सील्स वेट डाइस एंड बीट लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट, ठीक है। हड़प्पा के जो सील्स थे, वेट थे, और जो डाइसेस मिले थे हमें, जिसके एविडेंसेस मिले थे वेट के, सील के और बीट के, वो लॉन्ग डिस्टेंस जो कॉन्टैक्ट होते थे उस ज़माने में, उससे हमें इन सब चीज़ों के एविडेंसेस मिले थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन नेम दिलमुन, मगन एंड मेलुहा, ठीक है। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट था, वहाँ का जो रिटन हमको एविडेंस मिला, उससे क्या पता चलता है कि कॉन्टैक्ट विद रीजन नेम दिलमुन, मगन एंड मेलुहा, जो उस टाइम पे जो कॉन्टैक्ट थे, ठीक है, वो किससे किससे थे? दिलमुन में, मगन, और ये सब जो साइट्स थी, इनसे इनका कॉन्टैक्ट था। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज सी फेयरर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो मेसोपोटामिया टेक्स्ट मिला, उसके अकॉर्डिंग जो मेलुहा जो प्लेस था, जो साइट थी, वो सी फेयरर के नाम से फेमस थी, ठीक है। क्यों? मतलब वहाँ पे सी को एज ए बहुत पियर के उसमें देखा जाता था। डिपिक्शन ऑफ बोट ऑन सील ऑल्सो फाउंड, जो जैसे हड़प्पा की जो सील थे, उन पे हमने ऑक्स का डिपिक्शन देखा था, और मेसोपोटामिया के सील्स पे किसका था? बोट का डिपिक्शन था, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सी फेयरर्स कहा जाता है, ठीक है। ये वहाँ का बहुत ही फेमस मतलब बात है कि मेसोपोटामिया में मेलुहा प्लेस को सी फेयरर कहा जाता है। अब हम सील्स, वेट और स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सील्स के बारे में क्या लिखा है? देखिए, सील्स यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो सील्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, चैप्टर की स्टार्टिंग ही सील से हुई थी कि वो स्टेटाइट मटेरियल से बनी होती है, और उस पर बुल का डिपिक्शन होता है, और उस पर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी होती है जो अनडेसिफर्ड होती है, कोई उसे एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब कोई उसे समझ नहीं सकता। और ये सील्स क्यों यूज़ की जाती थी? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता था। अब वहाँ की स्क्रिप्ट हड़प्पा की साइट्स पे, या फिर हड़प्पा के टाइम पे जो
स्क्रिप्ट के एविडेंसेस मिले वो कैसे थे, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय, ठीक है, एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय, मिस्टीरियस, तो वैसी स्क्रिप्ट होती थी वहाँ की। इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट लॉन्गेस्ट कंटेनिंग 26 लाइन, ठीक है, जो वहाँ के इंस्क्रिप्शन होते थे वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होते थे, जो किसके साथ होते थे, 26 साइंस के साथ इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। अनडेसिफर्ड, वही जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसको कोई समझ नहीं सकता, तो वहाँ की स्क्रिप्ट कैसी थी, अनडेसिफर्ड थी। टू मैनी साइंस बिटवीन 375 टू 400, ठीक, बहुत सारे साइंस का, स्क्रिप्ट में बहुत सारी साइंस का यूज़ किया जाता है, ऑलमोस्ट 375 से लेकर 400 तक की साइंस का यूज़ करते लोग, मतलब साइंस के फॉर्म में कुछ लिखते थे। राइट टू लेफ्ट, ठीक, वो लोग कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते, लेकिन वहाँ का इंस्क्रिप्शन जो होता था, वहाँ की जो स्क्रिप्ट होती थी वो कैसी होती थी, राइट टू लेफ्ट होती थी। अब देखें वेट कैसे होते थे वहाँ के, मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्च, जो वहाँ के वहाँ के जो वेट होते हैं वो चर्च नाम की मटेरियल से बने होते थे, स्टोन से बने होते थे। क्यूबिकल विद नो मार्किंग, क्यूब शेप के होते थे और पे कोई भी मार्क नहीं होता था। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइनरी, जो लोअर डिनोमिनेशन होता था वेट का वो होता था बाइनरी नंबर में होता था, और जो हायर डिनोमिनेशन होता था वो डेसिमल सिस्टम उसमें यूज़ करते थे, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में, सॉरी वो ये ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जिसका जो लोअर पार्ट है वो किस डिनोमिनेशन में है और हायर किस डिनोमिनेशन में है, तो इस चीज़ का हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो ये तो होगी स्क्रिप्ट, वेट्स और सील्स की बात। अब हम देखेंगे उस टाइम पे हर चीज़ की तो बात हो गई कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते थे, कौन कौन से वेट्स यूज़ करते थे, सील्स यूज़ करते थे, स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, ठीक है, कौन कौन सी अलग अलग तरह की साइट्स के बारे में बात हुई, आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात हुई, लेकिन कोई सेंटर्स ऑफ पावर की बात नहीं, मतलब वहाँ पे किसका रूल होता था, कैसे लोग रूल करते थे, कोई डिसीजन मेकिंग कैसे होती थी, कंट्री को किसी मतलब किसी प्लेस को कैसे रूल करते थे, किसकी पावर चलती थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई मतलब कहते नहीं है कि पावरफुल एविडेंस नहीं दिया, उसके बारे में कुछ ज़्यादा एविडेंसेस उन्हें नहीं मिले, वो कोई ठोस सबूत एविडेंस नहीं दे पाए। तो उसके बारे में अथॉरिटीज़, जो पुरानी अथॉरिटीज़ है उनका क्या कहना है कि लार्ज बिल्डिंग, एंशिएंट अथॉरिटीज़ का क्या कहना है कि सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में, तो लार्ज बिल्डिंग्स फाउंड एट मोहनजोदारो वॉज लेबल्ड एज पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, मोहनजोदारो में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली थी, उनके एविडेंसेस मिले थे, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पैलेस के फॉर्म में बताया है, ठीक है, उन्होंने उसको क्या बोला है, पैलेस बोला है। बट नो स्पेक्टिकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड, लेकिन उससे कोई रिलेशन उनका नहीं मिलता, उन्होंने भले उसको पैलेस बताया लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे उसको पैलेस कहा जाए, उन लार्ज बिल्डिंग को पैलेस कहा जाए। प्रीस्ट मेकिंग, ठीक है, जैसे प्रीस्ट, जैसे चर्च वगैरह में प्रीस्ट बनाए जाते हैं, हिंदू में पंडित वगैरह ब्राह्मण होते हैं, तो उसी तरह प्रीस्ट मेकिंग, स्टोन प्रीस्ट मेकिंग मतलब क्या, वो लोग मूर्ति बनाते थे, प्रीस्ट की मूर्ति बनाते थे, ठीक है, कैसे स्टोन स्ट्रक्चर फैमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री, ठीक है, एक स्टोन से एक प्रीस्ट के फॉर्म में एक वो इमेज बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, ठीक है, जो किससे फैमिलियर थी, मेसोपोटामियन का जो सिविलाइजेशन है, जो हिस्ट्री है, उससे वो रिलेट करती थी, उससे फैमिलियर होती थी। ये तो हो गई हमारे एंशिएंट अथॉरिटीज़ की ओपिनियन। अब आर्कियोलॉजिस्ट की क्या क्या ओपिनियन थी। हड़प्पन सोसाइटी हैज़ नो रूलर, ठीक है, हड़प्पा की सोसाइटी में उनका ये कहना है, हड़प्पा के जो साइट्स हैं, वहाँ जो जगह है, उनको जो भी एविडेंस मिले उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी रूलर्स नहीं थे। नो सिंगल बट सेवरल रूलर, वहाँ पे सिंगल रूलर नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे रूलर्स होते थे, ठीक है, ये सब किसने कहा है, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। देयर फॉर द सिंगल स्टेट, वहाँ पे अलग अलग स्टेट नहीं थे, वहाँ सिर्फ एक स्टेट था। अनलाइकली द एंटायर कम्युनिकेशन कमिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन। अब क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट था, अलग अलग रूलर थे, बहुत सारे रूलर्स थे, ठीक है,
और किसी एक का रूल नहीं था। इसी वजह से लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करते थे, डिसीजन लेते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी, बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट होता था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था उस चीज़ को फॉलो करना। अब इस तरह इतने सारे आर्कियोलॉजिस्ट की बातें सुन के, उनके ओपिनियन सुन के, एंशियंट जो थ्योरीज मतलब एंशियंट लोग जो थे उनकी बातें सुनकर, ठीक है, क्या हो रहा, धीरे धीरे हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड की तरफ जाने लगा। ठीक, तो किस तरह से एंड हुआ उसका, ठीक, उसके क्या क्या रीजंस थे। एंड ऑफ सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा का एंड। In 1800 BCE, most of the natural Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned। ठीक है, 1800 BCE में जैसे चोलिस्तान जैसी साइट जो थी वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गई, ख़त्म होने लगी। क्या क्या रीजन थे, मतलब हड़प्पा के एंड के क्या रीजन थे। पहला देखिए, आफ्टर 1900 BCE ट्रांसफॉर्मेशन मटीरियल कल्चर। ठीक है, जो मटीरियल था वहाँ का, जो हमने एविडेंसेस मिले थे अलग अलग मटीरियल्स थे, कहते हैं कि वो चेंज होने लगा, ट्रांसफॉर्म होने लगा, वो कल्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगा। सेकेंडली क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट बदलने लगा। ठीक है, वहाँ के क्लाइमेट में भी बहुत सारे चेंजेस आए। डिफॉरेस्टेशन लेड टू ड्रॉट, वहाँ पे लोग पेड़ पौधे काटने लगे, ठीक है, जंगल काटने लगे, फॉरेस्ट काटने लगे, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया। आर्यन इन्वेजन बाई REM व्हीलर, मतलब अकॉर्डिंग टू REM व्हीलर, उनका ये कहना था कि आर्यन मतलब वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया था हड़प्पा पे, तो ये भी एक रीज़न था एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। फ्लड सेट बाय साहनी, साहनी जो थे, जो वो थे, क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या बोला कि फ्लड, बाढ़ की वजह से ये कारण बना, ये रीज़न बना उसके हड़प्पा एंड होने का। ठीक, चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर, जो रिवर के कोर्सेज में भी चेंज आने लगे। तो ये कुछ रीज़न थे जिससे पता चलता है कि हड़प्पा का सिविलाइजेशन धीरे 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 करके एंड होने लगा। अब हड़प्पा के एंड के रीज़न के बाद से अब हम ये देखें कि जो हड़प्पा है उसकी डिस्कवरी मतलब कैसे हुई थी, और उस समय कनिंगम का कन्फ्यूजन क्या था, मतलब वो किस तरह से इसको वो करना चाहता था, डिस्कवरी इसकी करना चाहता था, बट वो बहुत कंफ्यूज था कुछ चीज़ों को लेकर। कनिंगम जो था फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI था। ठीक है, और उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन किया, उस क्यों किसके मतलब वो चाहते थे कि उस एक्सकेवेशन में उनको टेस्ट मिले, इंस्क्रिप्शंस मिले, ठीक है, और बहुत सारे एविडेंसेस मिले जिसके बेस पर वो इन्वेस्टिगेट कर सके हड़प्पा सिविलाइजेशन को। बट ये जो कनिंगम थे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। देखिए, कनिंगम कन्फ्यूजन, फर्स्ट ये क्या थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। He used to account left by Chinese Buddhist pilgrims to locate early settlement। ठीक है, वो ज़्यादा मतलब एक्सकेवेशन करना नहीं चाहते थे। वो क्या करते थे, जो पहले चाइनीज़ बुद्धिस्ट वो थे, उन्होंने जो पहले के तीर्थ यात्रा वाली जो कुछ होली प्लेसेस थे उनको डिस्कवर किया था, वो उनके ही बेसिस पर क्या कर देना चाहते थे, अर्ली सेटलमेंट्स को डिस्क्राइब कर देना चाहते थे, उनके बारे में एविडेंसेस मतलब ज़्यादा वो इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट, he also collected, documented and translated inscriptions found during इस सर्वे। उन्होंने भी बहुत सारे ट्रांसलेटेड डिस्क्रिप्शन जो थे, डॉक्यूमेंटेड डिस्क्रिप्शन जो थे, इंस्क्रिप्शन थे फाउंड, उन्होंने अपने सर्वे में बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखा था, उनका सर्वे किया था और उनको डिस्कवर किया था। हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंगम बाई एन इंग्लिश मैन। ठीक है, उस टाइम पे कनिंगम को एक इंग्लिश मैन ने क्या दिया था, एक सील दी थी। ठीक, हड़प्पन सील दी थी किसने, एक इंग्लिश मैन ने, किसको, कनिंगम को। he unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was not familiar। ठीक है, वो मतलब उसको उस जगह पे वो करना चाहता था, प्लेस करना चाहता जिससे वो फैमिलियर नहीं है। क्या लिखा है, he unsuccessfully tried to place it within the time frame, वो उस टाइम फ्रेम में उसको प्लेस करना चाहता था, उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहता था जिसमें वो फैमिलियर था। ठीक है, जिसमें वो फैमिलियर था, वो अकॉर्डिंग टू हड़प्पा सिविलाइजेशन को प्लेस नहीं कर रहा था उस हड़प्पन सील को, वो अपने अकॉर्डिंग से वो फैमिलियर था उसको प्लेस कर रहा था। इसी वजह से उसको
जो टॉपिक है हमारा क्या है, कनिंघम कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑफ इन 19th century एंड सम ऑफ दीज रीच्ड कनिंघम बट ही डिडंट रियलाइज। ठीक है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ऐसे भी थे जो कनिंघम तक पहुँचे, बट उसने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि हाँ ये आर्टिफैक्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन के हैं, उसके एविडेंसेस हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। ठीक, कि जो हमें हड़प्पा के टाइम पे एविडेंसेस मिले थे, जो सील्स मिले थे, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी जो हमें अब दोबारा से नए टाइम में भी, न्यू टाइम में भी वो मिल रही थी। मतलब देखिए क्या है, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, जो पुरानी सभ्यता थी, जो पुराना कल्चर था, वो हमें दोबारा से फिर से वही चीज़ें, वही सील्स, वही इंस्क्रिप्शन सब देखने को एक बार फिर से मिल रहे थे। सील्स पर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th century। ठीक है, सील्स को डिस्कवर किया किसने, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सील्स को डिस्कवर किया कब, 20th century में, सेम उसी तरह जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में पाई गई थी। रखलदास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदारो लीडिंग टू द कंजक्चर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ द सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। ठीक है, रखलदास बनर्जी ने भी उसी तरह की सील्स को फाउंड किया, कहाँ पे, मोहनजोदारो में। और ये उन्होंने अज्यूम किया, कंजक्चर मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। ठीक है, अज्यूम करना, कि उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि दैट दीज साइट्स आर पार्ट ऑफ द सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर, कि वो उसी आर्कियोलॉजिकल कल्चर के वो क्या हैं, सब एविडेंसेस हैं। तो इस तरह से आगे भी कुछ पॉइंट्स ऐसे अभी मैं बताती हूँ आपको, जो पता चलता है जिससे न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, जो पुरानी सभ्यता है, वह फिर से वापस आ रही थी। अब रखलदास बनर्जी के बाद से in 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to World John। ठीक है, 1924 में जॉन मार्शल, जो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया कि एक न्यू सिविलाइजेशन उन्होंने अनाउंस कर दी, जिसको उन्होंने क्या बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन टू वर्ल्ड। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक थी, टू वर्ल्ड जॉन तक थी। उन्होंने इस तरह से एक नई सिविलाइजेशन को अनाउंस किया। मार्शल एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडिया आर्कियोलॉजी। ठीक है, एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इंडियन आर्कियोलॉजी में। जॉन मार्शल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या है वो, कौन थे, क्या थे। फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया एंड ब्रॉड इट्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस। ठीक है, वो एक ऐसे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में वर्क किया और अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, जो उनके ग्रीस की ज़मीन का जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने इंडिया में शेयर किया। ठीक, मार्शल टेंडेड टू एक्टिवेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स मेजर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मून इग्नोरिंग द स्टेशियोग्राफी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी हॉरिजॉन्टल यूनिट्स को एक्टिवेट किया। ठीक है, मून्स के थ्रू, मून्स मतलब होता है जो मिट्टी के टीले होते हैं ना, उनके थ्रू उन्होंने बहुत सारी साइट्स को एक्टिवेट किया। ठीक है, और इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में नहीं, मतलब क्या लिखा है, लेयर्स ऑफ रॉक, बहुत सारी लेयर्स होती हैं उन टीलों पे, बहुत सारी रॉक्स की लेयर्स होती है, उनका ख्याल किए बिना उन्होंने उन साइट्स को एक्टिवेट कराया। क्यों? क्योंकि वो नई नई चीज़ों को क्या करना चाहते थे, डिस्कवर करना चाहते थे। उनका जो उन्होंने नए सिविलाइजेशन का जो अनाउंसमेंट किया था, उसके लिए वो नई नई चीज़ों को एक्सकेवेट करते थे और डिस्कवर करते थे। जॉन मार्शल जो रेगुलरली यूनिफॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल वे में एक्सकेवेशन करवा रहे थे, स्टेशियोग्राफी मतलब लेयर्स ऑफ रॉक को इग्नोर करके वो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल वे में एक्सकेवेट करवा रहे थे, उन सब चीज़ों को बाद में रेक्टिफाई किया गया, रिफॉर्म किया गया। किसने किया? वो R.E.M. व्हीलर। अब क्या था, उन सब चीज़ों को जो जॉन मार्शल ने जो मिस्टेक्स की थी, उन सब चीज़ों को रिफॉर्म करने, रेक्टिफाई करने कौन, नए डायरेक्टर जनरल ASI आए, R.E.M. इसीलिए इसको बोला गया न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। ठीक है, उन्होंने न्यू टेक्निक्स और चीज़ों को इस्तेमाल करके, यूज़ करके क्या किया, चीज़ों को रिफॉर्म किया। इट वॉज R.E.M. व्हीलर आफ्टर ही टुक ओवर अ
ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI इन 1944। ठीक है, जॉन मार्शल के बाद से आर.एम. व्हीलर ने डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI का चार्ज लिया इन 1944। हु रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। उन्होंने जो ये यूनिफॉर्मली जो मून्स की एक्सकेवेशन हो रही थी हॉरिजॉन्टल वे में, उसको क्या किया, रेक्टिफाई किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। व्हीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द स्टेशियोग्राफी ऑफ द मुंडेड। ठीक है, जो उसकी मुंडेड में जो टीले होते थे, उसमें जो लेयर्स होती थी रॉक्स की, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उस चीज़ को हमें ध्यान में रख के ही एक्सकेवेशन करवाना होगा। ठीक, उसको हम इग्नोर नहीं करते। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द स्टेशियोग्राफी। ठीक है, मतलब जो लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं उनको हमें ध्यान में रख के ही आगे काम को प्रोसीड करना होगा। रादर देन डिग मैकेनिकली अलॉन्ग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वे में उसको एक्सकेवेट ना करके मैकेनिकली उसको डिग करना चाहिए। ठीक है, एक्सकेवेट करना चाहिए। एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ वॉज revealed of number of Harappan settlements and exploration in Punjab and Haryana have added to the list of हड़प्पन साइट। ठीक है, कच्छ के एक सर्वे में पता चला है कि जो हड़प्पा की साइट थी, ठीक है, जो जैसे जो कुछ सेटलमेंट्स जिसके एविडेंसेस मिले थे हमें हड़प्पा के, एक्सप्लोरेशन इन पंजाब एंड हरियाणा, उनको हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट। जो कुछ साइट्स मिली थी वो कहाँ पे ऐड कर दी गई, हड़प्पा की साइट में उनको उनकी लिस्ट में ऐड कर दी गई, जैसे पंजाब और हरियाणा। वाइल कालीबंगन, लोथाल, राखी गढ़ी एंड मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा आर डिस्कवर। और तभी कौन कौन सी साइट डिस्कवर की गई, एक बार दोबारा से की। वाइल कालीबंगन, लोथाल, राखी गढ़ी एंड धोलावीरा हैव डिस्कवर्ड। ये साइट्स कुछ ऐसी साइट थी जो उनको डिस्कवर किया गया। पंजाब और हरियाणा को हड़प्पन साइट की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। ये मेरा सेकंड पार्ट का एंड हो गया है। चैप्टर 1 क्लास 12 हिस्ट्री बिग बीट्स एंड बोन्स में ये मैंने पार्ट 1 पोस्ट किया था, ये पार्ट 2 है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और पार्ट 3 चैप्टर एंड के साथ मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छे से रहें, ध्यान से पढ़ाई करें, वेकेशन भी एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।